और जो आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं बेटा, वो कौन सा टॉपिक है हमारे पास? राइट नाउ वी आर स्टार्टिंग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स। ठीक है बेटा, तो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना टॉपिक जिसको हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स। तो बेटा याद रखिएगा, सबसे पहले तो हमारे पास जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस कौन से होते हैं बेटा? हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस हमारे पास वो सारे होंगे which business which produce the product instead of buying it from outside supplier। तो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस वो सारे बिजनेसेस होते हैं बेटा हमारे पास जो बेसिकली अपने प्रोडक्ट को खुद मैन्युफैक्चर करेंगे, ना कि वो अपने प्रोडक्ट को बाहर से परचेज करें। ठीक है भाई, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस are those which produce the product instead of buying it from outside supplier। अब हमारे पास ये सवाल ये आता है कि भाई why we manufacture गुड्स। भाई एक बिजनेस जो है वो गुड्स को मैन्युफैक्चर क्यों कर रहा है भाई? बेटा वो गुड्स को बाहर से परचेज कर ले, वो क्यों इतनी मेहनत कर रहा है, मशीनरी लगा रहा है, फैक्ट्री लगा रहा है, रॉ मटेरियल खरीद रहा है, लेबर को पैसे दे रहा है, इतनी मेहनत क्यों करनी है कि जब बाहर से प्रोडक्ट मिल रहा है तो बाहर से ही किसी से खरीद के बेच ले? तो बेटा इसके इसका सबसे मेन रीजन जो हमारे पास होता है ना बेटा, एक जिसको हम कहते हैं हमारे पास, इफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन is lower than the purchase price, we will produce the product। तो बेटा आसान लफ्जों में क्या बात हो रही है कि अगर हम लोगों के पास प्रोडक्ट को बनाना, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना जो है वो उसकी कॉस्ट कम आ रही होगी, तो बेटा और तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, हम लोग जो है वो प्रोडक्ट को बनाएंगे। इंस्टेड अगर हम बाहर से खरीदेंगे तो हमारे पास कॉस्ट ज्यादा आ रही होगी, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, हम लोग फिर बाहर से परचेज नहीं करेंगे। नंबर 2, if quality is important, we will make the product। अगर क्वालिटी इंपॉर्टेंट है बेटा तो उस सिनेरियो में भी हम प्रोडक्ट को बाहर से परचेज नहीं करेंगे, बल्कि बेटा क्या करेंगे, खुद बनाएंगे। नंबर 3, if brand image is important, we will make the product। नंबर 4, ब्रांड इमेज आ गया बेटा, हमारे पास क्वालिटी आ गई, इसके अलावा हमारे पास बेटा क्या आ गया, इसके अलावा हमारे पास जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात आ गई, और अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। अगर बेटा रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल होगा तो हमारे पास हम लोग प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर लेंगे, और अगर नहीं इजीली अवेलेबल होगा तो हम लोग प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे। तो सीधी तरह से हमारे पास ये एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की कहानी है। ठीक है भाई, अब बेटा इसी के अंदर हमारे पास जरा आ जाते हैं हमारे पास इन्वेंट्री के ऊपर। याद रखिएगा, एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जो बेटा हमारे पास होता है उसके में हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री होती हैं।
एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में बेटा हमारे पास कितने टाइप की इन्वेंट्री होगी बेटा? 3 टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री। एक हमारे पास कहलाती है बेटा कौन सी इन्वेंट्री? एक हमारे पास कहलाती है इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। एक हमारे पास बेटा कहलाती है इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। एक हमारे पास बेटा कहलाती है इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो बेटा हमारे पास जो इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल होगी वो वही है जो हमने रॉ मटेरियल परचेज करा हुआ है प्रोडक्ट बनाने के लिए, प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए। और अगर हम लोग इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस की बात करें तो वर्क इन प्रोग्रेस हमारे पास क्या होता है भाई? वर्क इन प्रोग्रेस वो होता है वो इन्वेंट्री विच इज नॉट इन रॉ मटेरियल फॉर्म और नॉट इन फिनिश गुड्स। इट इज इन बिटवीन, इट इज इन प्रोसेस टू बिकम अ फिनिश गुड्स। जो अभी आधी या थोड़ी सी बनी है, रॉ मटेरियल को हमने कन्वर्ट किया है टू मेक फिनिश गुड्स। फिर इसके बाद हमारे पास ये बात याद रखनी है कि बेटा हमेशा जो हमारी इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल और इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस होगी बेटा, इसको हम किस में लिखेंगे? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। और जो हमारी इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स होगी बेटा, इसको हम लोग हमेशा किस में लिखेंगे बेटा? इनकम स्टेटमेंट में। और हमारे पास बेटा इसी तरीके से ये तीनों इन्वेंट्री जो हमारे पास हैं, ये तीनों इन्वेंट्रीज को बेटा हम लोग स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में तो लाजमी मेंशन करेंगे। और ये तीनों बेटा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में भी आएंगी। ठीक है भाई? रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आती है, और फिनिश गुड्स जो है वो बेटा हम लोग उसको लिखते हैं इनकम स्टेटमेंट के अंदर। और ये तीनों को, रॉ मटेरियल को, वर्क इन प्रोग्रेस को और फिनिश गुड्स को, हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर भी मेंशन करते हैं। ठीक हो गया भाई? अब हमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंटली यहां पर समझनी है कि जब भी एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होगा, जब भी बेटा हमारे पास एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होगा, तो वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जो है वो 2 डिपार्टमेंट पे ऑपरेट कर रहा होता है। बेटा कितने डिपार्टमेंट पे ऑपरेट कर रहा होता है? हमारे पास 2 डिपार्टमेंट पे कोई भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ऑपरेट कर रहा होता है। एक होती है हमारे पास फैक्ट्री, और एक हमारे पास होता है बेटा ऑफिस या फिर एडमिन। तो एक हमारे पास होती है फैक्ट्री, एक हमारे पास होता है ऑफिस या फिर एडमिन। फैक्ट्री का काम क्या है? टू टू प्रोड्यूस द गुड्स या फिर टू मैन्युफैक्चर गुड्स। फैक्ट्री का काम यह है कि बेटा गुड्स को बनाना, गुड्स को मैन्युफैक्चर करना, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना, ये किसका काम है बेटा? फैक्ट्री का। ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेशन का काम यह है हमारे पास टू सेल द प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट बनाना काम किसका है बेटा? हमारे पास फैक्ट्री का। और प्रोडक्ट को बेचने का काम जो है वो बेटा हमारे पास किसका है? ऑफिस या फिर एडमिन का काम है। ठीक है भाई? अब एक बात हमारे पास याद रखिएगा कि जब भी हम फैक्ट्री की कहानी करेंगे, वॉट एवर इज रिलेटेड टू फैक्ट्री, जो भी बेटा फैक्ट्री से रिलेटेड हमारे पास होगा, हम उसको देंगे बेटा कहां पर? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। एंड वॉट एवर इज रिलेटेड टू ऑफिस या फिर एडमिन, तो उसको हम लोग बेटा किस में लिखेंगे? उसको हम लिखेंगे इस इनकम स्टेटमेंट में। ठीक है बेटा? तो ये बात बहुत गौर से समझनी है कि बेटा अगर फैक्ट्री से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस है तो वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, अगर ऑफिस, एडमिनिस्ट्रेशन या डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस है, दैट वुड बी पार्ट ऑफ अ इनकम स्टेटमेंट। ठीक है?
यहां तक की कहानी में किसी को मसला आप लोगों में से बेटा? आई होप सो, वैसे होना तो नहीं चाहिए। सही है भाई। अब आ जाते हैं बेटा हमारे पास, जरा कॉस्ट की बात कर लेते हैं पहले तो। अब देखिए बेटा, जब हम लोग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएंगे तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर हम लोग बेटा क्या कैलकुलेट करते हैं? वी विल कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या कैलकुलेट करते हैं बेटा हम लोग? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट होती है बेटा दो कॉस्ट के ऊपर। कौन सी कॉस्ट के ऊपर बेटा? दो कॉस्ट। कौन सी? एक बेटा हमारे पास कहलाती है डायरेक्ट कॉस्ट, और एक बेटा हमारे पास कहलाती है इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट होती है हमारे पास दो कॉस्ट के मिलने के ऊपर। जब हम लोग डायरेक्ट कॉस्ट को और अपनी इनडायरेक्ट कॉस्ट को बेटा क्या कर लेते हैं? मिला लेते हैं, तो उस सिनेरियो में हमारे पास डायरेक्ट कॉस्ट आ जाती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाती है। ठीक है भाई। अब डायरेक्ट कॉस्ट किसे कहते हैं बेटा? डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं हमारे पास कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट। जो बेटा प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट होगी ना हमारे पास, वो क्या कहलाएगी? डायरेक्ट कॉस्ट। अब प्रोडक्ट अगर बनेगा तो ये कॉस्ट आएगी, वरना ये कॉस्ट नहीं आएगी। जैसे कि बेटा कौन कौन सी कॉस्ट की बात होती है यहाँ पर? रॉ मटेरियल की, डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर का मतलब है बेटा वो लेबर जो बेटा क्या काम में इंटरेस्टेड है बेटा? जो प्रोडक्ट बनाने से एसोसिएटेड है, वो आ जाएगी। और इसके अलावा हमारे पास अदर डायरेक्ट कॉस्ट, कोई और ऐसी डायरेक्ट कॉस्ट, या फिर हम एक और कॉस्ट होती है बेटा जिसको हम कहते हैं रॉयल्टीज। तो ये सब डायरेक्ट कॉस्ट की एग्जांपल है। अच्छा, डायरेक्ट कॉस्ट को अगर हम मिला लें तो डायरेक्ट कॉस्ट बेटा हमारे पास जो होती है, इस डायरेक्ट कॉस्ट को बेटा हम लोग एक और नाम देते हैं जिसको हम कहते हैं, कौन सी कॉस्ट बेटा? प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइम कॉस्ट। ठीक है। अच्छा, इनडायरेक्ट कॉस्ट की बात कर लेते हैं। इनडायरेक्ट कॉस्ट की बात करें तो बेटा इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है? अ कॉस्ट which is not associated with the production of goods. फॉर एग्जाम्पल रेंट ऑफ फैक्ट्री। अगर हम कुछ ना भी प्रोड्यूस करें तो बेटा हमें क्या फैक्ट्री का रेंट देना पड़ेगा? यस, देना पड़ेगा। सैलरीज ऑफ एम्प्लॉय, बेटा वो एम्प्लॉय जो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, उनकी सैलरी। इसके अलावा डेप्रिसिएशन हो जाती है हमारे पास मोस्ट ऑफ द टाइम। सुपरवाइजर सैलरी। तो बेटा प्रोडक्शन हो ना हो, सुपरवाइजर को सैलरी देना पड़ेगी। तो ये इनडायरेक्ट कॉस्ट हो जाती है। इनडायरेक्ट कॉस्ट का याद रखिएगा, बहुत सारे नाम इनडायरेक्ट कॉस्ट के होते हैं। क्या क्या नाम होते हैं? इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम लोग ओवरहेड्स भी बोलते हैं। हम लोग इनडायरेक्ट कॉस्ट को वी ऑल्सो कॉल्ड फिक्स कॉस्ट। क्या बोलते हैं बेटा? फिक्स कॉस्ट। और इनडायरेक्ट कॉस्ट तो बोलते ही बोलते हैं। मतलब वो कॉस्ट के अगर प्रोडक्शन ना हो तो जब भी बिजनेस को ये कॉस्ट पे करना पड़ेगी, विच इज कॉल्ड इनडायरेक्ट कॉस्ट। और डायरेक्ट कॉस्ट क्या आएगी बेटा? जब प्रोडक्शन होगी तो ये कॉस्ट हमारे पास आएगी। चले और आगे बढ़ते हैं। अब जब भी हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का सवाल आएगा, वेन एवर वी हैव अ क्वेश्चन रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, तो सबसे पहले हमें बनाना होगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने के लिए हमारे पास दो डॉलर साइन आ जाएंगे विच विल रिप्रेजेंट द कॉलम्स। सबसे पहले हम लोग एक हेडिंग डालेंगे, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम। कि बेटा हमने जितना भी रॉ मटेरियल अभी कंज्यूम किया है उसकी कॉस्ट कितनी है। तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास क्या क्या आता है बेटा? इसमें हमारे पास आ जाता है ओपनिंग इन्वेंट्री,
लेकिन ओपनिंग इन्वेंट्री बेटा किसकी आएगी? बेटा ओपनिंग इन्वेंट्री आएगी ऑफ रॉ मटेरियल की। RM का मतलब में क्या है बेटा? रॉ मटेरियल। फिर क्या आ जाएगा बेटा? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। फिर बेटा इसके अंदर हमारे पास और क्या आ जाएगा बेटा? परचेज रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल। फिर इसके अलावा हमारे पास आ जाएगा बेटा कैरेज इनवर्ड्स ऑन रॉ मटेरियल। अगर मेंशन ना किया हुआ हो कि कैरेज इनवर्ड रॉ मटेरियल का है या नहीं, तो वो रॉ मटेरियल का ही होगा। अगर मेंशन किया हुआ हो तो अलग बात है, लेकिन अगर मेंशन नहीं भी किया हुआ तो हमें ये अज्यूम करना है कि वो कैरेज इनवर्ड रॉ मटेरियल का ही है। इसके अलावा हमारे पास एट द एंड आ जाता है बेटा क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल को भी माइनस कर देंगे, तो हमारे पास बेटा यहाँ पर जो आपने हेडिंग डाली थी ना, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, उसकी वैल्यू आ जाएगी। फिर हम एक हेडिंग डालेंगे एट डायरेक्ट कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट बेटा? डायरेक्ट कॉस्ट। अब कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम के अलावा और कौन कौन सी डायरेक्ट कॉस्ट होती है बेटा? डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट। अच्छा, इसको हम डायरेक्ट वेजेस भी बोल सकते हैं और ऑपरेटिव कॉस्ट भी बोल सकते हैं बेटा। इसके अलावा हमारे पास बेटा और क्या आता है? रॉयल्टीज, या फिर इसके अलावा बेटा अदर डायरेक्ट कॉस्ट, कोई और डायरेक्ट कॉस्ट होगी तो वो भी आ जाएगी। इन सब कॉस्टों को बेटा हम लोग क्या करेंगे? इन सब कॉस्टों को बेटा हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। लिखने के बाद इसका जो टोटल आ जाएगा बेटा उसको ऐड कर लेंगे, तो बेटा हमारे पास एक चीज आ जाएगी जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट आ जाएगी बेटा? प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के बाद हमारे पास हम एक हेडिंग डालेंगे बेटा एड इनडायरेक्ट कॉस्ट। याद रखिएगा क्लोजिंग इन्वेंट्री के अलावा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर सब कुछ, सब का सब कुछ बेटा क्या होगा? ऐड होगा। सिर्फ क्लोजिंग इन्वेंट्रीज जो होंगी वो माइनस होंगी। तो यहां पर हमारे पास इनडायरेक्ट कॉस्ट में क्या आएगा बेटा? डेप्रीसिएशन आ जाएगी, रेंट आ जाएगा, सुपरवाइजर सैलरी आ जाएगी। और इस तरीके से कोई भी ऐसा एक्सपेंस बेटा हमारे पास जो बेसिकली अगर हम देखें तो किससे रिलेटेड है, जो कि प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, वो हमारे पास आ जाएगा। एट द एंड हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट बेटा? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। फिर हम करेंगे एट ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, WIP बोलते हैं, ठीक है भाई, लेस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। तो क्लोजिंग WIP आ जाएगी बेटा हमारे पास और ओपनिंग WIP आ जाएगी बेटा हमारे पास। इन दोनों को यहाँ पर हम लोग एडजस्ट करके अगर पॉजिटिव आंसर आ रहा होगा तो ऊपर वाले में ऐड कर देंगे, और अगर हमारे पास नेगेटिव आंसर आ रहा होगा तो हम लोग क्या करेंगे बेटा? ऊपर वाले से माइनस कर देंगे। पॉजिटिव आ रहा होगा तो ऐड, नेगेटिव आ रहा होगा तो ऊपर वाले से माइनस कर देंगे। जब ये सब कुछ करेंगे तो मेरा बच्चा हमारे पास एट द एंड जिसकी हमें तलाश थी वो आ जाएगी, जिसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इस तरह से बेटा हम लोग अपना मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना लेंगे। इस तरह से हम लोग अपना मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बेटा क्या करेंगे? बना लेंगे। तो ऐसे यहाँ पर हमारे पास बेटा हमारा क्या आ जाएगा बेटा? इस तरह से हमारे पास हमारा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बन जाएगा। अब हम लोग आगे आ जाते हैं बेटा। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने के बाद वी विल प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने के बाद बेटा अगला नंबर 2 स्टेप क्या है कि हम लोग बनाएंगे इनकम स्टेटमेंट। इसकी इनकम स्टेटमेंट थोड़ी सी मुख्तलिफ, थोड़ी सी डिफरेंट बनेगी
नॉर्मल इनकम स्टेटमेंट से जो हम लोग हमेशा बनाते हुए हैं। तो यहाँ हेडिंग डालेंगे इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड। वही दो कॉलम बना लेंगे डॉलर का साइन बना के। सबसे पहले हमारे पास सेल आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास सेल्स रिटर्न आ जाएगा जो कि हमेशा आता है। सेल्स में से सेल रिटर्न को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर नेट सेल आ जाएगी। फिर हम लोग लिखेंगे हेडिंग डालेंगे लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। जब कॉस्ट ऑफ सेल लिखेंगे तो इसके नीचे लिखेंगे ओपनिंग इन्वेंट्री। लेकिन ओपनिंग इन्वेंट्री तो हमारे पास तीन थी, रॉ मटेरियल की भी थी, वर्क इन प्रोग्रेस की भी थी और फिनिश गुड्स की भी थी। तो इनकम स्टेटमेंट में बेटा किसकी आ जाएगी? बेटा सिर्फ और सिर्फ हमारे पास आ जाएगी फिनिश्ड गुड्स की। इसको मैं एफ जी के नाम से लिखूंगा तो आप लोग समझ जाइएगा कि बेटा फिनिश गुड्स की बात हो रही है। फिर हमारे पास आ जाएगा परचेज ऑफ फिनिश गुड्स। बेटा समटाइम क्या होता है कि हम लोग प्रोडक्ट बना तो रहे होते हैं लेकिन डिमांड इतनी होती है कि हम बाहर से भी खरीद लेते हैं। इसके अलावा बेटा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर निकाली थी, एंड में वो आ जाएगी बेटा कैरेज इनवर्ड। अगर कैरेज इनवर्ड है कोई ऑन फिनिश गुड्स तो बेटा वो हम लोग लिख देंगे। और एंड में बेटा हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स आ जाएगी। जब हम ये सब एडजस्ट करेंगे बेटा तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा? ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा बेटा। ठीक है। इसके बाद हमारे पास वही एड अदर इनकम, ग्रॉस प्रॉफिट यहां लिख लेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हमारे पास एड अदर इनकम आ जाएगा। अदर इनकम के अंदर जो भी हमारे पास बेटा हमेशा आता है जैसे कि डिस्काउंट रिसीव, जैसे कि हमारे पास रेंट रिसीव और बहुत सारा कमीशन रिसीव वगैरह वगैरह, तो इसको हम लोग ऐड करके ऊपर वाले में ऐड कर देंगे। फिर बेटा अदर इनकम के बाद हमारे पास हेडिंग आएगी लेस एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस के केस में बेटा हम लोग क्या करेंगे? एक्सपेंसेस के केस में वी विल राइट ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ऑफिस या फिर बेटा एडमिन। सो व्हाट एवर एक्सपेंस इज रिलेटेड टू ऑफिस या फिर एडमिनिस्ट्रेशन, उसको हम लोग इनकम स्टेटमेंट में लिख देंगे। इन सबको टोटल जब हम लोग करेंगे तो बेटा हमारे पास यहां पर बेटा टोटल एक्सपेंसेस आ जाएंगे। उसको हम ऊपर से माइनस जब हम करेंगे तो बेटा हमारे पास इवेंचुअली प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा बेटा। ये प्रॉफिट फॉर द ईयर हमारे पास अगर नेगेटिव में आ रहा होगा तो हम लोग इसको लॉस बोलेंगे। और अगर नहीं आ रहा होगा तो बेटा नेगेटिव में आ रहा होगा तो हम लोग इसको बोलेंगे हमारे पास क्या बेटा? हम लोग इसको बोलेंगे हमारे पास प्रॉफिट। अगर नेगेटिव में आ रहा होगा तो लॉस, अगर पॉजिटिव में आ रहा होगा बेटा तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे बेटा? अब हम लोग इसको प्रॉफिट बोल देंगे। अब आ जाते हैं हमारे पास हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। याद रखिएगा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में यहां पर पूरी ड्रॉ नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ बेटा कौन सा पार्ट बना रहा हूं? करंट एसेट का पार्ट। क्योंकि पूरी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन वैसी ही होती है जैसी हम लोग हमेशा बनाते हैं। इसमें हमारे पास कोई भी चेंज नहीं होता, सिर्फ करंट एसेट के अंदर चेंज आता है। तो यहां पर मैंने कॉलम्स भी बना लिए तीन।
हम करंट एसेट में बेटा क्या लिखते थे, क्लोजिंग इन्वेंट्री, एक ही क्लोजिंग इन्वेंट्री लिखते थे, लेकिन इस दफा बेटा रॉ मटेरियल की अलग लिखेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस की अलग लिखेंगे, फिनिश गुड्स की अलग लिखेंगे, सबको फर्स्ट कॉलम में ऐड करके यहां पर लिख देंगे। फिर वही जो हम लिखते हैं हमेशा, ट्रेड रिसीवेबल, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, अदर रिसीवेबल, इसके अलावा हमारे पास बैंक या फिर हमारे पास कैश, ये सबको हम डायरेक्टली बेटा थर्ड कॉलम सेकंड कॉलम में मेंशन करने के बाद ऐड करके यहां पर लिख देंगे। तो इस तरह से करंट एसेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ बेटा एक ही चेंज आएगा, और वो चेंज किस बात का है, वो चेंज हमारे पास किसका है बेटा, क्लोजिंग इन्वेंट्री का चेंज है वो। ठीक है भाई, वो चेंज जो है बेटा हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री का चेंज हमारे पास आ जाएगा। तो आई होप सो बेटा आप लोगों को हमारे पास जो भी मैंने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी बातें यहाँ पर करी हैं, आई होप सो बेटा आप लोगों को समझ में आई होंगी। यहाँ पर हमारे पास हमारा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का लेक्चर जो है वो बेटा एंड होता है। अब हम लोग एक काम ये करते हैं कि बेटा एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का छोटा सा सवाल कर लेते हैं, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आज हम लोग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएंगे, ताकि हम लोगों को मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट थोड़ा सा बनाना आ जाए बेटा। ठीक है, बाकी मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया हुआ है बेटा पार्टनरशिप का, जरा से काइंडली करके वो सेंड करें बेटा। सोल ट्रेडर का भी दिया हुआ है, कुछ लोगों ने सोल ट्रेडर का भी नहीं सेंड किया हुआ बेटा, तो वो भी करें। चलें बेटा, आ जाए। देखिए हमारे पास ये सवाल है जिसके अंदर वी जस्ट हैव टू प्रिपेयर द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ बेटा क्या बनाना है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है। ठीक है, चल ये सवाल में बेटा हमारे पास, जरा हम इसको थोड़ा सा एक मिनट जूम कर लेते हैं ताकि गौर से समझ में आ जाए कौन सा बेटा सवाल है। थोड़ा सा हमारे पास पुराना सवाल है, विंटर 2012 का सवाल है, लेकिन अच्छा सवाल है। इसमें आप लोगों को मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना आएगा। ठीक है भाई, कह रहे हैं सेंटर मैन्युफैक्चरिंग मेक्स अ सिंगल प्रोडक्ट। सेंटर मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कौन सा प्रोडक्ट बना रहा है बेटा, एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास ये पूरा इन्होंने इसका ट्रायल बैलेंस दे दिया। ट्रायल बैलेंस देने के बाद यहाँ पर हमारे पास कह रहा है कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है। कह रहा है 60% ऑफ द कैरेज रिलेट्स टू द रॉ मटेरियल एंड 40% टू द गुड्स सोल्ड। मतलब 60% क्या हो गया बेटा, इनवर्ड, और 40% बेटा हमारे पास क्या हो गया बेटा, आउटवर्ड्स। तो अगर हम देखें तो हमारे पास कैरेज कितना दिया हुआ बेटा, द वैल्यू ऑफ कैरेज इज 12,000। इस कैरेज का 12,000 का 60% और 40% का डिस्ट्रीब्यूशन निकाल देते हैं बेटा। ये तो 12,000 का 60% कितना होगा बेटा, 60% of 12,000 will be 12,000 multiplied by 60% will be 7,200। ये 7,200 हमारे पास क्या है बेटा, इनवर्ड्स। और अगर हम लोग देखें तो हमारे पास 12,000 का 40% इज आउटवर्ड्स, विच इज 4,800 हमारे पास हो जाएगा आउटवर्ड। सही है भाई, ये हमारी वर्किंग वन यहाँ पर हो गई। अब आ जाते हैं बेटा वर्किंग टू पे। कह रहे हैं जर्नल फैक्ट्री एक्सपेंस ओइंग 400। ओइंग का मतलब क्या होता है, अक्रूड। ओइंग का मतलब क्या होता है कि ये हम लोगों ने पे नहीं करे, अक्रूड को हम ऐड कर देते। तो ऊपर जर्नल फैक्ट्री एक्सपेंस देखें कहाँ लिखे हुए, ये लिखे हुए जर्नल फैक्ट्री एक्सपेंस 15,200। इसमें बेटा 400 की वैल्यू को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। जब बेटा 400 को ऐड करेंगे तो 15,600 बन जाएगा, ऐसा ही है।
70% of the maintenance relates to the factory and 30% to the office premises. कह रहा है कि अगर आप ये देखें कि मेंटेनेंस भी दी हुई है आपके पास, प्रीमिसेस मेंटेनेंस 40,000, इसका 70% फैक्ट्री का है और 30% ऑफिस का है। तो 40,000 का जरा बेटा 70% निकालें कितना बनता है, और 30% निकालेंगे कितना बनता है। तो बेटा अगर हम देखें 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 70% विल बी 28,000 एंड 12,000। ये वाला आ जाएगा आपके पास मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, और ये वाले लिख देंगे इनकम स्टेटमेंट में अगर बनानी होगी तो। आखिरी में कह रहा है फैक्ट्री की एक मशीनरी है विच इज डेप्रिशिएटेड बाय 15% पर एनम यूजिंग द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो आइए देखते हैं फैक्ट्री मशीनरी की कॉस्ट दी हुई कितनी, 1,20,000, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज 70,000। तो बेटा यहां पर लिखेंगे 1,20,000 माइनस 70,000, तो आपके पास आ जाएगा 50,000। 50,000 का बेटा 15% कैलकुलेट कर लें कितना आ रहा है। तो डेप्रिसिएशन की वैल्यू आ जाएगी 7,500। ये सारे काम होगा बेटा हमारे पास, यहां हमने सारी चीजें कैलकुलेट कर ली हैं। अब हम बनाएंगे इसका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। कैसे बताया था आप लोगों को बेटा, यहां पर आपके पास दो डॉलर साइन आ जाएंगे। सबसे पहले एक हेडिंग डालेंगे कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, और लिख देंगे ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। तो देखेंगे बेटा रॉ मटेरियल की ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी आ रही है। द ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल इज बेटा 17,500। तो यहां लिख देंगे 17,500। फिर आता है बेटा हमारे पास परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल बेटा हमने कितने का परचेज किया था, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इज 82,600। परचेज रिटर्न कोई भी नहीं है, ये आ जाएंगे 82,600। फिर आ जाएंगे हमारे पास कैरेज इनवर्ट्स ऑन रॉ मटेरियल। तो कितने का था बेटा, इसने कहा था कि 60% इज रिलेटेड टू द इनवर्ट्स। तो हमारे पास अगर आप देखें तो 7,200 की वैल्यू आ जाएगी इधर, और लास्ट में हमारे पास आ रहेगा बेटा क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल बच्चों हमारे पास दी हुई है 16,300। तो यहां हम लिख देंगे 16,300 ब्रैकेट में। अब जब हम इसको टोटल करेंगे तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम आ जाएगी बेटा, सही है। 17,500 प्लस 82,600 प्लस 7,200 माइनस 16,300, तो आ जाएगा 91,000 का बेटा हमारे पास कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। इसके बाद हम लिखेंगे एड डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर हमारे पास बेटा देखें क्या दिया हुआ है। एक हमारे पास दिया हुआ है प्रोडक्शन वेजेस 75,000, और एक हमारे पास दी हुई है रॉयल्टीज 9,000 की। दो डायरेक्ट कॉस्ट दी हुई है बेटा। तो यहां लिखेंगे प्रोडक्शन वेजेस 75,000, और हमारे पास रॉयल्टीज 9,000। कुल मिला के हो जाएगा बेटा 84,000। जब हम इसको ऊपर वाली कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड के साथ ऐड करेंगे तो हमारा बन जाएगा प्राइम कॉस्ट प्लस 84
तो कुल मिला के बन जाएगा 175,000। ठीक है बेटा, कुछ समझ नहीं आ रहा हो, कोई प्रॉब्लम हो तो माइक आप लोगों के पास ऑप्शन है, ऑन करें, सवाल पूछ लेगा बेटा। इसके बाद हम लिखेंगे एड इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब देखते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट में हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है बेटा। इनडायरेक्ट कॉस्ट में हमारे पास प्रोडक्शन मैनेजर की सैलरी दी हुई 20,500, तो यहां लिख देंगे मैनेजर सैलरी 20,500। मैनेजर सैलरी के बाद हमारे पास क्या दिया हुआ है, फैक्ट्री रेंट रेट्स एंड पावर 18,400, तो यहां लिख देंगे फैक्ट्री रेंट रेट्स पावर 18,500। फिर इसके अलावा हमारे 500 नहीं बेटा 400 है, सॉरी। ठीक है भाई, रेंट रेट्स एंड पावर हो गया। इसके बाद जर्नल फैक्ट्री एक्सपेंस हमारे पास आ रहे थे 15,600 भाई, ये लिखे हुए, तो यहां लिख देंगे जर्नल फैक्ट्री एक्सपेंस 15,600। प्रीमिसेस मेंटेनेंस 70% आएगा फैक्ट्री में 28,000, तो यहां लिख देंगे मेंटेनेंस 28,000। मेंटेनेंस के बाद हमारे पास अगर आप देखें हमारे पास, तो बेटा हमने एक डेप्रिसिएशन यहाँ पर कैलकुलेट करी थी 7,500, वो भी फैक्ट्री मशीनरी की थी, तो यहाँ लिख देंगे डेप्रिसिएशन 7,500। टोटल कर लेते हैं, आइए बेटा 20,500 प्लस 184,184 प्लस 15,600 प्लस 28,000 प्लस 7,500, तो ये मिला के हो जाएगा हमारे पास, दोबारा कर लेते हैं, कुछ गलत किया। 20,500 प्लस 18400 प्लस 15600 प्लस 28,000 प्लस 7,500, तो आ जाएंगे 90,000 की बेटा हमारे पास क्या आ जाएगी, इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट के बाद हम यहाँ पर लिख देंगे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैसे आएगी, जब हम इसके अंदर प्राइम कॉस्ट को ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 265,000। फिर हम लिखेंगे एड ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस लेस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। तो बेटा ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितनी दी हुई है, तो ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस इज 24,000 और क्लोजिंग हमारे पास दी हुई है 29, तो ओपनिंग में लिखेंगे 24,000, क्लोजिंग में लिखेंगे 29,000, तो आपके पास क्या होगा बेटा 24 माइनस 29 विल बी -5,000। तो जब हम इसको एडजस्ट करेंगे बच्चों, तो हमारे पास 260,000 का बेटा क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये सिंपल बेटा आज की क्लास में हम लोगों ने यहाँ पर अपना मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बना लिया है, समझे। आई होप सो आप लोगों को ये समझ में आया होगा, इसमें कोई इशू नहीं होगा इस सच। ठीक है बेटा, अभी हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर जो है वो क्लास को अपनी वाइंड अप करते हैं।